चौखट पर बना मंगल सूचक चिन्ह, द्वार पर वंदनवार, एक के ऊपर एक रखे हुए बड़े बड़े कलश और उन कलशों को ही एक पृष्ठभूमि सी देती हुई दीवार पर सजरी पुताई और उस पर आलता लगे नन्हे नन्हे पाँव की छाप। हाँ, ये सुमेधा के घर का ही हिस्सा है। उस 3 मंजिली कोठी का हिस्सा जो सीढ़ियों तक संगमरमर का बना है। पर यह दृश्य आज तो एक विशेष ही प्रयोजन से है ना। आज सुमेधा का घर महोत्सव सा गूंज रहा है। सुबह से वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है। सुमेधा की मम्मी विराज आंटी 2 साल बाद विदेश से लौटी हैं। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से शोध कार्य पूरा कर लिया है। उनकी थीसिस की कई पत्र पत्रिकाओं में खूब चर्चा भी हुई है। आज विराज आंटी के सम्मान में ही सुमेधा ने अपने सभी मित्रों को भोज पर बुलाया है। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ विराज आंटी को देखने के लिए। मुग्ध तो मैं पहले ही थी विराज आंटी पर। सुमेधा के यहाँ हर वर्ष होने वाले यज्ञ में मैं बस विराज आंटी को ही निहारती रहती थी। यज्ञ में आहुति देती इतनी प्रभा मंडित दिखती थी आंटी। अग्नि की शलाकाएं ऊपर उठती हुई उनके चेहरे को दीप्त करती और मैं महिमा मंडित मूर्ति को एकटक देखती रहती थी। वहाँ जो वातावरण बनता, मैं इतने वर्षों बाद भी उसकी गंध, मंत्रों की उस गूंज में डूबती उतरती रहती हूँ और आज फिर वही मंत्र जाप मुझे मोहित किए जा रहे हैं। बहुत कम बोलती थी विराज आंटी, पर मैं जब भी उनसे मिलती मुझे एक शीतल वात्सल्य की फुहार सा एहसास होता और विराज आंटी अगर कहती वह खाओ तो मैं बिना भूख के खाने लगती। जहाँ बैठने को कहती वहीं बैठी रहती। सुमेधा कभी कभी हंसकर मुझे कचोटती थी, तुम मेरे लिए आती हो या मम्मी के लिए आती हो? ऐसी मुग्ध क्यों हुई रहती हो? मैं सच में चौंक जाती और झेप मिटाने के लिए कहती, नहीं तो। कॉलेज खत्म होने पर सुमेधा और मैंने जर्नलिज्म कोर्स में दाखिला ले लिया था। कक्षा के बाद जोशी जी की कार हमारे संस्थान के बाहर खड़ी मिलती। जोशी जी को सुमेधा अंकल कहती थी और इसलिए वे मेरे भी अंकल हो गए थे। विराज आंटी की आंखों में एक कौन सी देखी मैंने हर बार जब भी जोशी जी हमें छोड़ने सुमेधा के घर जाते। कुछ अनकहा सा चेहरे पर लिख जाता, कुछ पढ़ने का सा भाव जोशी जी की मुस्कान में होता और दोनों में से कोई भी कुछ न कहता, पर विराज आंटी के चेहरे पर एक आह्वान होता और जोशी जी बिन बुलाए भीतर तक चले आते। मैं विराज आंटी और जोशी अंकल के इस अकथित संवाद पर घंटों सोचती रह जाती। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग की नसें फड़फड़ाने लगती। मैं व्याकुल सी हो उठती। मुझे सुमेधा के पापा का चेहरा हॉन्ट करने लगता। सुबह शाम पौधों को पानी देते हुए सुमेधा के पापा और उनके साथ साथ घूमता सफ़ेद झबरा कुत्ता। बहुत सी बातें मेरे समझ में नहीं आती थी और मैं थक कर सोचना छोड़ देती। ओम भूर्भुवः स्वः के मंत्र जाप का सुर ऊंचा उठता हुआ मेरे कानों में पहुंचने लगा है। मैं सुमेधा के घर के भीतर हूँ अब। आज भी सारे आयोजन का प्रारंभ यज्ञ से ही हो रहा है। घी और समिधा के मिश्रण से आती एक पवित्र गंध, ऊपर उठती हुई अग्नि की लपटें और विराज आंटी का दीप्त होता चेहरा। विराज आंटी अब भी वही दिखाई दे रही हैं, शांत, स्थिर और सुसंस्कृत। सारा समारोह समाप्त हो गया। मुझे सुमेधा के पापा कहीं नज़र नहीं आए आज। खाना समाप्त होते होते रात के 11 बज गए। मुझे भीतर ही भीतर प्रतीक्षा थी उनके आने की। मिसेस वर्मा ने भी धीरे से आकर मुझसे पूछा, सुनो वसुधा, सुमेधा के पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे? मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या ये लोग अब साथ नहीं रहते? मैं नहीं जानती, पर विराज आंटी तो इतने दिन बाहर थी। अलग रहने के लिए भी तो उन्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं थी। बात वहीं समाप्त हो गई। चूँकि रात बहुत हो गई थी, मेरा सुमेधा के यहाँ ही रात को रहना निश्चित हो गया था। आज तो बहुत थक गई हूँ वसुधा। अच्छा तो बताओ, कैसा रहा मम्मी का अभिनंदन? बहुत बढ़िया, पर तुम्हारे पापा नज़र नहीं आए कहीं सुमेधा? उनकी मर्जी, कहकर सुमेधा ने अपने कंधे उचका दिए। अच्छा तुम कहाँ सोओगी? सुमेधा ने बात बदल दी। जहाँ कहो।
यहीं सो जाओ मम्मी के कमरे में। और मम्मी, वो भी यहीं सोएंगी? मैं अभी भी सुमेधा के पापा का इंतज़ार कर रही थी और मुझे सुमेधा की मम्मी के कमरे में सोना अटपटा लग रहा था। विराज आंटी सालों बाद तो लौटी ही थीं। पति पत्नी को तो एक साथ होना ही चाहिए था, पर और कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था। और सुमेधा तो जैसे मान ही चुकी थी कि मैं मम्मी के कमरे में सो जाऊंगी। सो वैसा ही हुआ। मैं सुमेधा आंटी के कमरे में सो गई, थोड़ी सिकुड़ी हुई सी, थोड़ी उलझी सी। अनजानी जगह पर रात को नींद वैसे भी नहीं आती। काफ़ी देर तक जागती रही, फिर पता नहीं कब नींद आ गई। अचानक किसी आवाज़ से मैं चौंक गई। एक मुद्दत के बाद मैं अंधेरे में विराज आंटी और सुमेधा के पापा का संवाद सुन रही थी। आप यहीं रहिए, खाना जो घर में बनता है खाते रहिए, ये विराज आंटी बोल रही थी। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलूं? सुमेधा के पापा थे ये। विराज आंटी थोड़ी देर चुप रही, फिर सहज होकर बोली, नहीं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए। हाँ, और बच्चे तो सिर्फ तुम्हारे ही हैं, उन्हें पालने का हक तुम्हें ही है। तुम बहुत पैसे वाली हो ना, मैं कहाँ पाल सकता हूँ बच्चों को तुम्हारी तरह। विराज आंटी थोड़ा चुप हो गई, फिर संभल कर बोली, आप हर चीज़ को इस तरह क्यों ले रहे हैं? जैसे आपकी इच्छा हो और जैसे ही आपको ठीक लगता हो कर लीजिए। अंकल थोड़ी देर चुप बैठे रहे, फिर जैसे अपने आप से ही बोले, ठीक है, अब तुम भी आराम कर लो, थक गई होगी। आपने खाना कहाँ खाया? विराज आंटी ने पूछा। खाया ही नहीं, कहते कहते अंकल का स्वर भीग गया। घर में इतना बड़ा समारोह था, मैं बाहर ही भटकता रहा इतनी रात तक। तुम्हारे मिलने वाले इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मेरे रहने से तुम्हें शर्म आती ना? तुम्हारे बच्चों ने तो मुझे किसी बात में शामिल ही नहीं किया, अपने आप सारा आयोजन करते रहे, मैं किसके लिए रुकता? आप खाना खा लीजिए पहले, कहते कहते विराज आंटी उठी। आप घर में ही नहीं रहेंगे ये नहीं सोचा था मैंने। मेरे पीछे आप इसी घर में ही तो रहते रहे हैं ना? बच्चों के लिए रहता रहा हूँ, तुम थी नहीं, बच्चों को छोड़ नहीं सका। हालांकि इस बीच हमेशा लगता रहा बच्चों को मेरी कतई ज़रूरत नहीं थी। अब तुम आ गई हो तो आप यहीं रहिए अभी भी, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह। विराज आंटी थाली परोस लाई थी। ना करते अंकल खाना खाने लगे। सुमेधा को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है, बड़ी धाक हो गई है तुम्हारी बेटी की, खाते खाते बोल रहे थे अंकल। हाँ, लिखा था उसने। तुम्हारे भाई ने मनोज के लिए दुकान खरीद दी है, तुम्हें तो पता होगा। विराज आंटी चुप रही। मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, मुझसे पहले तुम्हें पता होगा ये सब। बच्चे तो तुमसे फ़ोन पर ही बात कर लेते थे ना? सुना है तुम्हारी कंटेसा आ रही है, अंकल ने थोड़े से उत्सुक होकर कहा। हाँ, विराज आंटी ने बड़ा हल्का सा जवाब दिया। ठीक है, सो जाओ अब, एक रोटी ला दो हो तो, मेरी टॉमी ने भी आज कुछ भी नहीं खाया। मैं चुपचाप बिना हिले डुले पड़ी रही और फिर सो गई। सुबह आँख खुली तो मेरी आँख चारों तरफ अंकल को खोजने लगी। मैं उठकर बाहर लॉन में निकल आई। अंकल पौधों में पानी दे रहे थे सदा की तरह। मैंने पास जाकर नमस्ते की। अंकल बहुत खुश हुए मुझे देखकर, वहीं बेंच पर बिठा लिया। कैसी हो वसुधा, एक मुद्दत के बाद आई हो तुम भी, क्या कर रही हो आजकल? हाँ, पता चला था, तुम्हारे दफ्तर में ही मेरे एक मित्र हैं मिस्टर बिश्नोई, कभी कोई दिक्कत हो तो उनसे मिल लेना मेरा नाम लेकर। तुम्हारी आंटी भी आ गई इंग्लैंड से, बड़ा नाम हो गया विराज का। हमारी शादी हुई थी ना, उस समय विराज सिर्फ बीए थी, उसकी इच्छा थी एमए करने की। मैंने पूरी मदद की, यूनिवर्सिटी से इसे किताबें ला कर देता था। विराज पढ़ती थी तो मैं बच्चों को देखभाल कर लेता था। फिर उसने पीएचडी कर ली, मैं घर ही संभालता रहा। कहते कहते हंस पड़े अंकल, पर फिर गंभीर हो गए। पर धीरे धीरे विराज बदल गई। मैं अब भी उसे पालतू झक्खी आदमी लगता हूँ ना। मैं ठहरा क्लर्क और वो प्रोफेसर हो गई है अब। उसे यही लगता था मैं गलत वक्त पर कुछ बोल देता हूँ। बोलने की सेंस नहीं है ना मुझ में। इसकी सोसाइटी ऊंची हो गई है ना। अरे छोड़ो, मैं ये क्या ले बैठा बिटिया, तुमने चाय पी कि नहीं? चलो मैं तुम्हें चाय बना देता हूँ, आज मेरे हाथ की चाय पियो, कहकर हंसने लगे अंकल।
मैं वैसे खाना भी अच्छा बना लेता हूँ। विराज के पीछे मैं ही तो बच्चों को खाना बनाकर खिलाता रहा हूँ। अब विराज आ गई है। कहते कहते अंकल का चेहरा भस्मीभूत सा हो गया। घर के एक कोने में निगाह जा पड़ी जहाँ यज्ञशाला ठंडी पड़ी हुई थी। लगता था धमनियों में रक्त प्रवाह जम जाएगा। मुझे तो दोनों ही बड़े अच्छे लगते थे, विराज आंटी भी और अंकल भी। दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो सकता है कभी, कल्पना भी नहीं कर पा रही थी मैं। फिर भी कुछ था उन दोनों के बीच, एक फासला जिसके दोनों छोरों पर मैं दौड़ रही थी और छटपटा रही थी। सुबह सुबह मेरी आंखें पीड़ा से भर गई और मैंने आंखें मूंद ली। अंकल मेरे लिए अच्छी सी चाय बना लाए थे। लो बेटा चाय पियो। और मैंने देखा उनका चेहरा एकदम शांत और प्रसन्न था, पता नहीं कैसे। आज अचानक सुमेधा का फ़ोन आया बहुत दिनों बाद। सुनो वसुधा, आज खाना बाहर खाते हैं, चलोगी? मैंने कभी किसी बात के लिए मना ही कब किया था जो उसे अब करती। 3 महीने पहले जब मैं उसके ऑफिस में गई थी तो वह एक ऑस्ट्रेलिया से 2 दिन पहले ही लौटी थी। 15 दिन का था वह ट्रिप। सुकांत जी भी साथ गए थे, या यूं कहें सुकांत जी के प्रपोजल पर ही कॉन्फ्रेंस के सारे प्रशासनिक कामों का इंचार्ज सुमेधा को बनाया गया था। ये पहली बार नहीं हुआ था और सुमेधा कई देशों में सुकांत जी के साथ जा चुकी थी। इस बार सुमेधा लौटी तो उत्साही नहीं दिखी थी, हालांकि ऊपरी तौर पर वह वैसे व्यवहार कर रही थी। वहाँ की तस्वीरों में व्यस्त दिखना, स्टेनो को बुलाकर उसे देर तक बिठाए रखना, विलियम से सलाह मशवरा करना और उसे कुछ हिदायतें देना, ये सब मुझे प्रभावित करने के लिए करती है वह, मैं जानती हूँ। फिर भी बुद्धू बनी बैठी रहती हूँ। आज सुमेधा का फिर फ़ोन आया। मैं नियत समय पर उसके ऑफिस पहुँच गई। मुझे देखते ही उसने ड्राइवर को फ़ोन पर गाड़ी तैयार रखने को कह दिया। पर आज वह अपने आप में नहीं दिख रही थी। विलियम भी आया हुआ था, वह भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा दिखा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वह विलियम से बिगड़ गई। मुझे समझ में भी कुछ नहीं आया कि क्या बात हुई, पर विलियम सकपका गया था। क्या हो गया मैडम, आपकी तबीयत ठीक तो है? वॉट डू यू मीन? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एंड डोंट वॉन्ट यू हियर एनी मोर। मुझे भी बुरा लगा। विलियम को बहुत ही बुरा लग रहा होगा। मेरे ही सामने जिसके साथ इतने अच्छे संबंध थे उसके, उसी के सामने इतना बेइज्जत होता उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप समझती क्या हैं अपने आप को मिस सुमेधा? आप जब चाहें सब आपके सामने पूंछ हिलाते रहें और आपका मन जब भर जाए तो आप दुत्कार दें। और विलियम उसी मेज़ पर झुका। मैं अपना चेक लेने आया हूँ मैडम, और मुझे वह इसी वक्त चाहिए, पर मैं अब आपसे नहीं लूँगा। आप इस दफ्तर में अकेली अफसर नहीं हैं, कहकर विलियम झटके से बाहर निकल गया। सुमेधा का चेहरा उतर गया, पर उसने अपने चेहरे को घेरे में ही रखा। एक फीकी सी हंसी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। सुमेधा ने पहली बार जब विलियम से परिचय कराया था तो बताया था, विलियम की प्रेस में सुमेधा के ऑफिस का सारा छपने का काम होता है। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई थी। सुमेधा ने ड्राइवर को फ़ोन पर गाड़ी तैयार रखने को कहकर अपने सारे तामझाम को समेटा और हम सीढ़ियाँ उतरने लगे। जैसे ही हम नीचे उतरे मैंने कह दिया, आज कुछ खास बात है मेधा? हाँ वसुधा, आज मैं बहुत उदास हूँ, बहुत उदास, बल्कि यूँ कहूँ विरक्त। मैं मौन रही क्योंकि मैं चाहती थी वह स्वयं कुछ कहे। मैं अपने अंदाज़ों से उसे उखाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा वसुधा। लगता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ। यह स्टेटस, यह शान शौकत, यह नाम धाम और शोहरत, ये सब चीज़ें हमें क्या दे रही हैं? आखिर क्या? मुझे अब पता नहीं क्यों किसी भी चीज़ से खुशी नहीं होती। लगता है यूं ही भटक रही हूँ, भटकती रही हूँ जिंदगी भर। ऊब होने लगी है इन सब से। क्या हो गया है तुम्हें आज? मैंने उसको सहारा दिया। उसकी आंखें तैर आई। कार ने गति पकड़ ली थी और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया था। वसुधा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नहीं सुमेधा, हमें तुम पर नाज है। तुम इतनी कर्मठ और दृढ़ हो। तुमने अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी पहुंच के भीतर ला खड़ा किया है। तुमने जो भी कुछ चाहा
जब भी चाहा पाकर छोड़ा। तुम क्यों होती हो मायूस? तुम नहीं समझ रही हो वसुधा, मुझे वह ज़मीन कहाँ मिली जो मेरी अपनी हो। तुमने कभी अपने से नीचे निगाह डालकर देखा है सुमेधा? किसको क्या मिला है ये जानने की कोशिश की है? तुम्हें सब कुछ मिला है, इसलिए किसी भी उपलब्धि को कोई महत्व नहीं दे रही हो तुम। तुम्हें और क्या चाहिए? वह चुप रही। हम अब कनॉट प्लेस में हैं। हम वोल्गा में कोने वाली मेज़ को घेर लेते हैं। अच्छा बताओ, कैसी रही कॉन्फ्रेंस? सुकांत जी कैसे हैं अब? सुकांत जी अब ठीक नहीं रहते। हार्ट पेशेंट है। हर वक्त टेंशन बनी रहती है, कब कहाँ तबीयत खराब हो जाए। वो भी गए थे ऑस्ट्रेलिया? मैंने पूछा। हाँ, मैं पहले चली गई थी। सुकांत जी 2 दिन बाद आए थे। पता है, जब सुकांत जी को लेने में एयरपोर्ट पहुंची तो मैं रोक नहीं पाई अपने को, रो पड़ी वहीं पर। पता नहीं क्या हुआ था मुझे। उनसे पहले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर काम संभालना था। वो बीमारी के कारण इतना काम नहीं कर पाते अब, इसलिए सारा काम मैंने 2 दिन पहले जाकर कर रखा था वहाँ पर। सुमेधा रो रही थी। विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच में ये एक अनहोनी बात थी। सुमेधा और इस तरह कमज़ोर। मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बोलो सुमेधा, कह दो जो कुछ कहना चाहती हो। सुमेधा धीरे धीरे बोलने लगी थी। मैंने सुकांत जी से पूछा, जब आप चले थे भारत से तो क्या मेरी याद आई आपको, या सोचा आपने मेरे बारे में? हाँ, एक बार दिमाग में आया, तुम हो वहाँ, सब व्यवस्था हो गई होगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। एक राहत सी मिली। मैं अब थक जाता हूँ बहुत, बहुत काम कर लिया है ज़िंदगी भर। अच्छा लगा ये सोचकर कि तुम मेरी हर कसौटी पर खरी उतर रही हो। ये कहा था सुकांत जी ने, और मेरा सारा स्वप्न महल भरभरा गया वसुधा। मैं ये नहीं सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी वे कहें, मैंने तुम्हें 2 दिन बहुत मिस किया, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ आश्वस्त थे कि मैं सब काम कर रखूँगी, बस इतना भर ही। मैं इतनी शिद्दत से उनके लिए मरोड़ खाती रहती हूँ, और वो इतने सपाट, कभी तो इतने गर्मजोश, बड़े अपने लगते हैं, सिर्फ मेरे बहुत निकट, और कभी लगता है वे बंटे हुए हैं कई खानों में, कई टुकड़ों में। मेरे हिस्से में क्या आया? एक हिस्सा जो उनका ऑफिस में रहता है, मेरे पास, मेरे साथ, मीटिंग्स में, बड़े बड़े फैसलों में। वह चुप हो गई। अब मुझे कुछ कहना था। तुम्हें तो बहुत अहमियत दी है सुकांत जी ने, बहुत ऊंचा उठा दिया है। उनके कई फैसले तुम करती हो। इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसा है जिसकी तुम अपेक्षा करती हो और तुम्हें नहीं मिला? नहीं, ऐसा भी नहीं। मुझे तो उनके घर में भी पूरा दखल मिला है। अनुभा, उनकी बेटी, बड़ा मानती है मुझे, और जिज्जी, जिज्जी तो जैसे निश्चिंत रहती है मेरी वजह से। कहती है, अगर तुम न होती ना सुमेधा, तो मैं हर पल घर में बैठी इनकी चिंता में मरती रहती। अब मुझे कभी भी फिक्र नहीं होती कि उनकी तबीयत कैसी होती है। जब भी कहीं बाहर जाने का होता है तो पहले पूछती हूँ, सुमेधा साथ जा रही है ना? तुम्हारे साथ होने से मुझे चिंता थोड़ी ही न रहती है कि दवा खाई होगी या नहीं। सुमेधा अचानक चुप हो गई और फिर बोली, मैं दवाइयाँ खिलाने के लिए साथ जाती रहूँ क्या? तुम बहुत थक गई हो शायद, कुछ दिन बाहर जाना बंद कर दो। मैंने सुमेधा को जस्ट नसीहत दी। नहीं, वह लगभग चीख पड़ी, मैं जाऊंगी, पर सुकांत जी के साथ नहीं। तुम रह नहीं सकोगी सुमेधा, बेकार अपने को जब्त करने की कोशिश मत करो। यही तो मुश्किल है ना। सुकांत जी जानते हैं मैं नहीं रह सकती उनके बिना, हार कर भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगूंगी। सुमेधा, तुम तो पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी बंधन को तुमने स्वीकारा ही नहीं। फिर क्या है जो इस कदर तुम्हें जकड़े है? नहीं जानती, पर इतना पता है, पापा से कभी पापा वाला वात्सल्य नहीं मिला। उन्होंने देना भी चाहा तो हम तक पहुंच नहीं सका, क्योंकि हम माँ के अधिक निकट थे। इसलिए सुकांत जी को शुरू शुरू में फादर फिगर की तरह बड़ा ही आत्मीय और
अपना जाना, फिर धीरे धीरे मित्र हो गए। उनके ऑफिस में आ जाने के बाद तो वह सब कुछ हो गए और धीरे धीरे सब कुछ होते चले गए। शायद मेरे तलाक का कारण भी। बस मैं उनसे अलग नहीं रह सकती थी और कोई सवाल करे हमारे रिश्तों पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शायद इसीलिए मेरा तलाक भी हुआ। मैं थोड़ा रुकी, फिर कह दिया, तुम्हारे संबंधों की चर्चा तो करते हैं लोग, पर मैं तुम्हें ही जानना चाहती हूँ, क्या सच है? सच और झूठ तो शब्दजाल है। रिश्ता जो भी होता है सच ही होता है। मेरे लिए वे सब कुछ हैं। उनके हर रूप को मैंने जी भर कर जिया है और कभी उनके घर वालों ने भी सवाल नहीं किया इस पर। उनसे किया हो तो वही जाने। सुमेधा की बेबाक बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे याद है जब एक बार जोशी जी के बारे में मैंने पूछा था तो उसने ऐसा ही जवाब दिया था। जोशी जी मम्मी के बड़े ही नज़दीकी मित्र हैं। मम्मी उन पर बहुत डिपेंड करती हैं। शायद पापा मम्मी को कंपेनियनशिप नहीं दे पाते। पापा कभी कभी झक्की हो जाते हैं, शकी, हर बात को 10 बार दोहराना, फिर पूछते रहना। और मम्मी एक संभ्रांत बुद्धिजीवी महिला, उनके बहुत संपर्क हैं और पापा को ईर्ष्या होती है। और उसके बाद जोशी जी को हार्ट अटैक और उनकी मृत्यु ने सब कुछ खोल दिया। विराज आंटी ने उनकी मृत्यु का पूरा शोक मनाया। उनकी स्मृति में मेधावी छात्रों के लिए पारितोषिक की घोषणा भी की। सब जान गए थे, सब सच है। मैंने बात पलटने की गर्ज से कहा, विलियम के साथ क्या हो गया था? मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती। हम काम के कारण इन लोगों से जुड़ जाते हैं। इतना वक्त साथ काम करना होता है, कभी थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर ले लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारी सीमाएं या दिशाएं निर्धारित करने लगें। पर तुम्हें इतना खींचना नहीं चाहिए था सुमेधा। कुछ संतुलन तो होना चाहिए ना रिश्तों में। इस तरह तो सुमेधा तुम्हारा अपना कोई नहीं रहेगा। भी कोई सम्मान करेगा भी तो तुम्हारी कुर्सी का, तुम्हारा नहीं। तुम अकेली हो जाओगी। सिर्फ मूड से ही जिंदगी नहीं चलती। कई बार दूसरों के लिए हमें अपनी सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हम भी तो कई बार अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमारे लिए थोड़ा असुविधा उठाएं। हम भी उनके हिस्से बांटते हैं कई बार। तुम इतना साहस कर जाती हो वसुधा। मेरी माँ भी कभी इतना कटु नहीं कह पाती। मेरी ही प्रति टाइप करके मेरे सामने रख देती हो। मैं तुम्हें सह लेती हूँ। नहीं, तुम बहुत बार उपेक्षा कर जाती हो, पर मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। और आंटी की बात को तुमने बिना सोचे काटा, ये भी ठीक नहीं था, कतई नहीं सुमेधा। मुझे याद है सुमेधा ने क्रांति से मिलना जुलना बंद कर दिया था तो क्रांति रुआसा होकर विराज आंटी के पास आया था। विराज आंटी ने सुमेधा को समझाने की कोशिश की थी, जिंदगी खेल नहीं है सुमेधा, थोड़ा गंभीरता से लो इस रिश्ते को। तुम्हारे झुकाव को देखकर ही मैंने बात आगे बढ़ाई थी। क्रांति अच्छा लड़का है, घर बार जाना पहचाना है। इधर तुम उसकी उपेक्षा ही नहीं अपमानित भी करने लगी हो। बता सकोगी क्यों कर रही हो ऐसा? सुमेधा एकदम से भड़क उठी थी। ये आप कह रही हैं मम्मी? आपने स्वयं जिंदगी में ऐसी चौहद्दियों को स्वीकार नहीं किया कभी, फिर मुझसे कैसे अपेक्षा करती हैं कि थोड़े दिन की मुलाकात को जिंदगी भर की जकड़न मान लूं? जब तक अच्छा लगता था। मुझे अब क्रांति अच्छा नहीं लगता, इसमें क्या बात है? विराज आंटी की आंखें भर आई थी और फिर एक शब्द भी बोले बिना चुपचाप अपने कमरे में लौट गई थी। उसके बाद तो विराज आंटी ने कभी उसे किसी से दोस्ती करने को नहीं टोका था। विराज आंटी का सिर्फ एक ही आग्रह था, सुमेधा जिससे भी चाहे एक बार शादी कर ले। मैं तुम्हें ब्याहना चाहती हूँ सुमेधा, तुम्हारे लिए एक घर चाहती हूँ। सुमेधा का विवाह हुआ इतनी धूमधाम से कि लगा कोई महायज्ञ कर दिया हो विराज आंटी ने। इतनी शान शौकत, आवभगत और साज सज्जा। विराज आंटी ने अपने जड़ाऊ कंगन जब सुमेधा की कलाइयों में पहनाए तो उनकी आंखें भर आई। मैंने आंटी को गहने पहने नहीं देखा था कभी। उन्होंने जैसे अपनी सारी पूंजी थमा दी हो और मान लिया हो कि उन्होंने उसे एक घर दे दिया। पर सुमेधा ने उस घरौंदे को एक दिन भी आबाद नहीं किया। पति के साथ विदेश जाने से इनकार कर दिया। मेरा यहाँ अपना स्टेटस है, मान सम्मान है। बाहर जाकर मैं अपनी अस्मिता नहीं खोने दे सकती। हाँ, यदि आकाश भारत आना चाहे तो उसके लिए बढ़िया नौकरी का इंतजाम किया जा सकता है। उसे सुकांत जी पर पूरा भरोसा था।
पर आकाश ने अपनी जिद्दी पत्नी को मनाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। और आज सुमेधा फूट फूट कर रो रही थी। मैं क्या करूँ वसुधा, ये सब मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुमेधा रोती रही और मैं चुपचाप तूफान के थमने की प्रतीक्षा करती रही। हमें 2 घंटे वोल्गा में बैठे हो गए थे। तभी अचानक जैसे थमते थमते जल में कंकड़ आकर गिरा हो। सुमेधा, किसी ने बड़े निकट से पुकारा। सुमेधा के पापा थे अचानक यहाँ, इतने करीब आकर खड़े हो चुके थे अंकल कि हमें पता ही नहीं चला था। अंकल आवश्यकता से अधिक गंभीर थे। चुपचाप सुमेधा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। सुमेधा भी चौंकी नहीं थी अचानक पापा को देखकर, जैसे उनका आना अप्रत्याशित ना हो और वो समझ रही थी कि वो आ भी सकते हैं। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। अंकल बोले, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान है। और आप? मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होऊंगा क्या? तुम घर क्यों नहीं आई 2 दिन से? ऐसे ही। ऑफिस भी नहीं गई, आज गई तो जल्दी ही निकल गई। आप सब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? मैं कारण पूछ रहा हूँ। सुमेधा ने अर्थ भरी निगाह से पापा को देखा और फिर बिना कुछ बोले आंखें हटा ली। अंकल बहुत गंभीर थे आज। धीरे से बोले, उठो सुमेधा, माँ तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। फिर हम सब तुम्हारी जीजी के यहाँ जा रहे हैं। सुकांत जी नहीं रहे। अंकल के आखिरी वाक्य से जैसे वक्त थम गया। सुकांत जी भी छोड़ गए? सुमेधा का चेहरा कई भंवरों में डूबने उतरने लगा। वह अवाक निस्तब्ध थी और उसके स्याह चेहरे पर आज क्या लिखा जा रहा था मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मेरी दृष्टि धुंधला रही है। मैं तूफान के थमने का इंतज़ार कर रही हूँ।